रिलायंस एक ऐसी कंपनी जो कि 1950s में एक मसाले की दुकान से स्टार्ट हुई थी और आज इंडिया में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां रिलायंस की इन्वॉल्वमेंट ना हो। आज ये बिजनेस डिफरेंट सेक्टर्स में फैला हुआ है। ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स, डिजिटल सर्विसेज, रिटेल, मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर। और इस बिजनेस की वैल्यू 17 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। और आप इसकी वैल्यू का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि आप जितनी देर में ये वीडियो देख रहे होंगे उतनी देर में वो 19.2 मिलियन कमा चुकी होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये एम्पायर इतनी पावरफुल कैसे बनी और वो कौन सी स्ट्रेटेजीज है जिसको यूज करके ये इतने सक्सेसफुल हुए। धीरूभाई अंबानी गुजरात में पैदा हुए और उनके वालिद एक स्कूल टीचर थे। धीरूभाई को हमेशा से अपना बिजनेस करने का शौक था, इसलिए वो बहुत कम उम्र में ही एक मंदिर के बाहर पकौड़े बेचते थे। 1950 में 17 साल की उम्र में वो अपने भाई के पास यमन चले गए, जहां वो एक पेट्रोल पंप पे काम करते थे। वहां पेट्रोल पंप पे खड़े खड़े वो लोगों को नए नए प्रमोशनल मेथड से इंकरेज करते थे ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डलवाएं। इस तरह से पेट्रोल पंप का रेवेन्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया और उनके काम से खुश होकर उनको मैनेजर बना दिया गया और इसी के साथ वो एक और जगह पर एज अ क्लर्क भी काम करते थे। धीरूभाई अंबानी अपनी जॉब के बाद 5 स्टार होटल में बैठकर अमीर लोगों की बातें सुनते थे। एक दिन वो अपने सामने वाले टेबल पे बैठे 2 लोगों की बातें सुन रहे थे, जिसमें से एक शख्स ने बोला कि क्या तुम्हें पता है हमारे यमन में जो चांदी के रियाल के सिक्के चलते हैं उसमें लगी चांदी की कीमत रियाल से भी ज्यादा है। अगर कोई इसको पिघला के निकाल ले तो उसके पास पैसे ही पैसे होंगे। वो लोग तो इस बात को मजाक में कर रहे थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने इसको सीरियस ले लिया और रियाल को पिघलाना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद मार्केट में जब सिक्कों की कमी होने लगी तो गवर्नमेंट भी इस बात से परेशान हो गई कि ये सिक्के जा कहाँ रहे हैं। जब उन्होंने तफ्तीश की तो धीरूभाई का नाम सामने आया, लेकिन जब तक पुलिस उनको अरेस्ट करे धीरूभाई इंडिया निकल चुके थे। 1957 में वो यमन से वापस इंडिया आते हैं और 1 साल बाद वो मुंबई में अपने मसाले का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन रखते हैं। वो इंडिया से स्पाइसेस मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करते थे। उनका ये बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था। कुछ साल बाद 1961 में उन्होंने सोचा कि पॉलिस्टर की ट्रेडिंग में भी बहुत पैसा है, तो क्यों ना साथ में ये बिजनेस भी स्टार्ट किया जाए। उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट किया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इस बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। 1966 में उनको रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग में इतना पैसा नहीं है जितना मैन्युफैक्चरिंग में है, इसलिए वो अहमदाबाद में अपनी टेक्सटाइल मिल सेटअप करते हैं और अपनी कंपनी का नाम रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन से चेंज करके रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में चेंज कर देते हैं। उस टाइम कॉटन पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, इसलिए उन्होंने सिंथेटिक टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने विमल के नाम से अपना ब्रांड स्टार्ट किया और वो अपने प्रोडक्ट्स को एक यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ सेल करते थे। वो डायरेक्टली रिटेलर्स के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट्स अपने पास रखें और हमें कोई पैसा ना दें। जब ये प्रोडक्ट सेल होगा तब आप हमें पैसे दीजिएगा। इस तरह रिटेलर्स भी खुश हो जाते थे। साथ में ही धीरूभाई ने एडवर्टाइजिंग पे बहुत बजट लगाया और हर जगह विमल्स के एड दिखाने लगे, जिससे रिटेलर्स के पास से ये माल बहुत तेजी से सेल होने लगा और देखते ही देखते विमल टॉप ब्रांड्स में से एक हो गया। एक चीज जिसका उन्होंने बहुत ख्याल रखा वो था क्वालिटी। 1975 में जब वर्ल्ड बैंक की टीम टेक्सटाइल मिल में आती है तो वो मिल देख के इतना इम्प्रेस हो जाती है कि उसको इंडियंस फाइनेस्ट कंपोजिट टेक्सटाइल मिल का टाइटल देती है। लेकिन साथ ही उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि उनको अपनी टेक्सटाइल चलाने के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज से पेट्रोकेमिकल खरीदना पड़ता था, इसलिए वो अपना पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करने की प्लानिंग करते हैं और इसके लिए वो मुकेश अंबानी को चूज करते हैं। और ये वो पॉइंट था जहाँ से मुकेश अंबानी ने अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन किया। वो 2 साल के अंदर पेट्रोकेमिकल प्लांट सेटअप करते हैं, जिसके बाद अब रिलायंस पेट्रोकेमिकल भी बना रही थी और उससे यार्न फिलामेंट बना के टेक्सटाइल में यूज कर रही थी। 1985 में इस इंडस्ट्री का नाम एक बार फिर से चेंज किया जाता है और रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा जाता है। 1986 में जब धीरूभाई अंबानी बीमार हुए तो उनके बेटे अनिल और मुकेश अंबानी उनका बिजनेस संभालने लगे, लेकिन जब 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई तो एक नया डिस्प्यूट सामने आया। कुछ टाइम तक दोनों भाइयों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे और कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि बात कोर्ट तक जा पहुंची।
लेकिन फिर 2005 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दो भाइयों के बीच में डिवाइड किया गया। रिलायंस ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल्स और मैन्युफैक्चरिंग मुकेश अंबानी के हिस्से में आए और रिलायंस एनर्जी, टेलीकॉम और रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी के हिस्से में आए। रिलायंस ने 2002 में अपने टेलीकॉम बिजनेस को लॉन्च किया और उसी साल धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई। इसलिए 2005 में रिलायंस के बंटवारे की वजह से ये बिजनेस अनिल अंबानी के हाथ में चला गया। लेकिन इस बिजनेस का सारा सेटअप तो मुकेश अंबानी ने किया था, इसलिए वो 2007 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड के नाम से टेलीकॉम कंपनी स्टार्ट करते हैं, जिसे आज हम रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इस मोबाइल नेटवर्क में मैसेजेस, कॉल्स और डाटा को पब्लिक के लिए फ्री किया गया और ये देखकर लोगों ने बाकी नेटवर्क्स को छोड़ के धड़ाधड़ जियो की सिम्स खरीदनी शुरू कर दी। देखते ही देखते जियो के यूजर्स 450 मिलियन तक पहुंच गए। जब जियो ने 5G नेटवर्क लॉन्च किया तो यूजर्स की तादाद और भी ज्यादा बढ़ गई और आज जियो 6G नेटवर्क के लिए दुनिया की बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा है। 2006 में रिलायंस ने रिटेल का बिजनेस भी स्टार्ट किया और आज रिटेल बिजनेस इतना ग्रो कर चुका है कि ग्रोसरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर जगह रिलायंस घुस चुकी है और हो सकता है कि आगे जाकर ये बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो करे। बट थ्रू आउट हिज जर्नी मुकेश अंबानी ने बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस किया, चाहे पॉलिटिकल हो या कॉम्पिटिटर्स का। आज मुकेश अंबानी टॉप 11 रिचेस्ट पर्सन में शामिल होते हैं। मुकेश अंबानी ने हमेशा से क्वालिटी पे फोकस रखा। वो जानते थे कि अगर उनको अपना बिजनेस पूरे इंडिया में एक्सपेंड करना है तो उनको अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोडक्ट को सेल करना होगा। इसलिए वो हमेशा क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे जोर देते हैं और हर चीज को एक अफोर्डेबल प्राइस पे सेट करते हैं। रिलायंस की खासियत ये है कि वो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म करता रहता है। पेट्रोकेमिकल से लेकर टेलीकम्युनिकेशन और फिर ग्रीन एनर्जी, ट्रेंड के साथ खुद को ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी की वजह से आज ये एक पावरफुल एम्पायर है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।